बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोग स्टडी करेंगे वो आपका चैप्टर 16 अल्टरनेटिंग करंट का दूसरा लेक्चर है, दूसरा लेसन है, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे और उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में इन टर्म्स ने फ्रीक्वेंटली यूज होना है। उन टर्म्स में से जो पहली टर्म है दैट इज नाउन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को डिफाइन करने से पहले दो इक्वेशंस जो कि ऑलरेडी हमने चैप्टर 15 में डिफाइन की हुई हैं, ड्राइव की हैं, जिसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के बारे में स्टडी किया था। उसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट की भी इक्वेशन ड्राइव की थी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी इक्वेशन ड्राइव की थी। इन दोनों इक्वेशंस को मैंने इधर लिख दिया है। इन दोनों इक्वेशंस में अगर देखें तो ये जो करंट की वैल्यू है ये टाइम पे डिपेंड करती है, इसी तरह ये जो वोल्टेज की वैल्यू है ये भी टाइम पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी, टाइम के चेंज होने से करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे होगी हम आगे देख लेते हैं। तो हम इस वजह से इस करंट को या इस वोल्टेज को कह देते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, और सिंपली इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कह देते हैं। इसी तरह अगर ये इक्वेशन देखेंगे तो इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इस टर्म को या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही कह देंगे, क्योंकि ये दोनों, अगर ये देखें तो करंट, अगर ये इक्वेशन देखें तो वोल्टेज, दोनों टाइम डिपेंडेंट हैं। तो इसी चीज को ज़हन में रखते हुए मैंने डेफिनेशन की, वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, आप चाहे करंट ले लो या वोल्टेज ले लो, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर अगर आप इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करो, चाहे करंट ले लो या वोल्टेज ले लो, तो वो जो वैल्यू होगी वो इसकी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाएगी। मिसाल के तौर पर ये आपके पास इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। इस f को मैंने 1/t लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है। तो आपके पास इक्वेशन बन गई I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t। अब ये t की डिफरेंट वैल्यूज मैंने ली हैं, t 0 हो, t कैपिटल T बाय 4 हो, t बाय 2 हो, 3t बाय 4 हो और t हो, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की ये वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। जब t 0 होगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब t बाय 4 होगा तो करंट की वैल्यू I नॉट हो जाएगी, जब t बाय 2 होगा तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 3t बाय 4 होगा तो करंट की वैल्यू माइनस I नॉट हो जाएगी, और जब t की वैल्यू कैपिटल T हो जाएगी तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए, गौर कीजिए, जैसे जैसे टाइम वेरी कर रहा है, 0 से t बाय 4, फिर t बाय 2, फिर 3t बाय 4, फिर t, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यूज भी क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इसी वजह से इस करंट की वैल्यू को हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए एक आपको ड्राइव करके दी है वैल्यू, बाकी इसी पैटर्न पर आप दूसरी वैल्यूज भी ड्राइव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप टाइम t इज इक्वल टू 0 लोगे तो आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन एज इट इज 2 पाई ओवर t एज इट इज। स्मॉल t की वैल्यू आपने 0 यूज कर ली। जब आप इधर 0 यूज करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और साइन 0 भी किसके इक्वल होता है, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। तो देखिए t 0 पर I की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। चले मैं एक और एग्जांपल आपको सॉल्व कर देता हूं ताकि लिए आपको समझने में आसानी हो। नेक्स्ट आप लोग खुद करेंगे। तो मेरे पास I की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आई नॉट साइन 2 पाई ओवर कैपिटल T, यहां तक एज इट इज रहेगा। अब ये जो स्मॉल t मल्टीप्लाई हो रहा है, उस स्मॉल t की जगह पर मैं क्या यूज करूंगा, t बाय 4 यूज करूंगा। ये कैपिटल T से कैंसल, ये 2 4, तो आपके पास I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय 2 आ जाएगा। एंड वी नो वेरी वेल कि साइन पाई बाय 2 90 डिग्री होता है और साइन 90
1 के इक्वल होता है। आप चाहो तो इधर साइड पर लिख लो कि पाई बाई 2 90 डिग्री और साइन 90 1 के इक्वल होता है, लिहाजा आई इज इक्वल टू आई नॉट आ जाएगी। तो इसी पैटर्न पर आप t बाई 2 के कोरस्पॉन्डिंग, 3t/4 के कोरस्पॉन्डिंग और कैपिटल T के कोरस्पॉन्डिंग I की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज दीज वैल्यूज ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन टाइम, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। इज दैट क्लियर? हम आगे चलेंगे, एक और जो टर्म हमने यूज करनी है दैट इज नोन एज पीक वैल्यू। स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, आपके पास ये एक कर्व है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इस कर्व के बारे में मैं कल थोड़ा सा डिस्कस कर चुका हूं कल वाले लेक्चर में। इसको साइन वेव भी कहते हैं, इसको साइनोसॉइडल वेव भी कहते हैं, शॉर्टली हम साइन वेव कह देते हैं। अगर इसका पैटर्न देखें तो इसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है, बढ़ते 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 खास पॉइंट पर जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, फिर वैल्यू कम होना शुरू होती है, कम होते 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 फिर वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जरा गौर कीजिए, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो I की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो टाइम 0 पर I की वैल्यू 0। जब टाइम t/4 था तो I की वैल्यू मैक्सिमम थी। तो देखिए ये टाइम t/4 है, इस पर मैंने I की वैल्यू ये मैक्सिमम ले ली। फिर टाइम t/2 हुआ तो I की वैल्यू 0 हो गई। देखिए ये टाइम t/2 है और यहां पर I की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। फिर टाइम 3t/4 हुआ तो I की वैल्यू -I0 हो गई। तो -I0 वो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और t पर वैल्यू फिर से 0 हो गई। अब इस कर्व की जो खास बात समझने वाली है वो ये है कि ये कर्व जिस करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है उस करंट की ये नेचर है कि उसकी वैल्यू मुसलसल सेम नहीं रहती, दोनों में वेरिएशन आती है। मैग्नीट्यूड में भी वेरिएशन आती है और पोलैरिटी में भी वेरिएशन आती है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो वैल्यू 0 से बढ़ते 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 खास टाइम पर जाके मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, फिर वो वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, कम होते 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 इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाती है? 0। तो 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0 मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रही है। इसके बाद फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। पोलैरिटी रिवर्स होने का क्या मतलब है कि जहां पर भी आपने ये सोर्स अप्लाई किया हुआ है, जिस डायरेक्शन में करंट पहले फ्लो कर रहा था, अगर अपर साइकिल में करंट क्लॉकवाइज जा रहा था, करंट अगर अपर साइकिल में क्लॉकवाइज जा रहा था तो लोअर साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और अगर अपर साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था तो लोअर साइकिल में क्लॉकवाइज जाएगा। तो इसको कहते हैं पोलैरिटी का रिवर्स होना। अगर अपर हाफ में ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो कन्वेंशनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और जब सेकंड हाफ आएगा तो पोलैरिटी रिवर्स होगी, ऊपर वाला पहले पॉजिटिव था अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और नीचे वाला जो पहले नेगेटिव था अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो मैंने यही अर्ज किया कि ये अल्टरनेटिंग करंट की खूबी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड के साथ साथ पोलैरिटी भी रिवर्स करती है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इस कर्व को देखें तो हमें कुछ चीजों की बड़ी अहम इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। इस पूरी वेव में हमें 2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिन पॉइंट्स पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को ये कर्व रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। एक इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, इस मैक्सिमम वैल्यू को मैंने I0 से रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा, जब पोलैरिटी रिवर्स होती है तो उसमें भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, उस मैक्सिमम वैल्यू को भी मैंने I0 से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन चूंकि ऊपर वाली को अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो फिर नीचे वाली को क्या लूंगा? नेगेटिव। अगर ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो फिर नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ए को पॉजिटिव, ए को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इट इज अप टू यू। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है, और उसकी वजह से डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही है। तो ये आगे, अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, इससे पहले हम इसको मैक्सिमम वैल्यू कहते आए हैं, है ये मैक्सिमम वैल्यू ही, लेकिन इसके लिए खास टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी गई, दैट इज नोन एज पीक वैल्यू।
तो जरा पीक वैल्यू की डेफिनेशन देखिएगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मेरा भाई करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है इन अ गिवन साइकिल। एक जो साइकिल है ये कंप्लीट साइकिल है, एक कंप्लीट साइकिल क्रस्ट पर मुश्तमिल होता है और क्रस्ट के साथ ट्रफ पर मुश्तमिल होता है। अगर मैं सिर्फ क्रस्ट बनाऊंगा तो ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ये हाफ साइकिल होगा। अगर मैं सिर्फ ट्रफ बनाऊंगा तो ये भी साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ये भी हाफ साइकिल होगा। एक और ऐसी वेव आगे बना दो तो इट मींस वी हैव 2 साइकिल्स। अगर हाफ बनाऊंगा तो वी हैव 1.5 साइकिल्स। तो वन कंप्लीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इन अ कंप्लीट साइकिल, इन अ गिवन साइकिल, जो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की, वो आपके पास करंट भी हो सकता है और वोल्टेज भी हो सकता है। दिस वैल्यू इज नाउन एज पीक वैल्यू, दिस इज नाउन एज पीक वैल्यू। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहां पर एक और टर्म हमने इंट्रोड्यूस करवानी है, दैट इज पीक टू पीक वैल्यू। स्टूडेंट्स, अपर साइकिल में भी आपको एक पीक वैल्यू मिल रही है, लोअर साइकिल में भी आपको एक पीक वैल्यू मिल रही है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है हमारी बुक के मुताबिक, क्योंकि हमने किसी किस्म की वेरिएशन नहीं स्टडी करनी। बाज दफा वेरी कर सकता है, हो सकता है ऊपर वाला मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, नीचे वाला कम हो, या नीचे वाला ज्यादा हो, मतलब इस तरह की भी वेव हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। लेकिन हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजों में जाएंगे नहीं, हम अपने कोर्स के मुताबिक ही चलेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू भी मैक्सिमम है, नीचे वाली वैल्यू भी मैक्सिमम है। ऊपर वाली वैल्यू का भी मैग्नीट्यूड, अगर सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट दिस इज 5 एम्पेयर, दिस इज आल्सो 5 एम्पेयर, तो बस एक के साथ पॉजिटिव आ गया और दूसरे साथ नेगेटिव आ गया, पोलैरिटी रिवर्स होने की वजह से। तो इस पीक से इस पीक तक की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी नोन एज पीक टू पीक वैल्यू, और इसको हम पीपी वैल्यू भी कहते हैं शॉर्टली। कहीं पर अगर टर्म पीपी वैल्यूज लिखी हुई आए तो याद रखिएगा दिस इज पीक टू पीक वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द सम ऑफ पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज इन अ गिवन साइकिल इज नोन एज पीक टू पीक वैल्यू। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, लास्ट पॉइंट है, फिर आज की डिस्कशन यहीं पर मैं वाइंड अप कर दूंगा, कि नॉर्मली जब स्टूडेंट्स पीक टू पीक वैल्यू निकालते हैं ना, तो ऊपर वाला अगर +5 लिया तो नीचे वाला -5 ले लेते हैं। माइनस साइन जस्ट पोलैरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। जब आपने सम करना है तो आपने नेगेटिव नहीं लेना। नेगेटिव साइन सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पोलैरिटी को। हमने वैल्यू बतानी है, तो ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5, तो सम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रखी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे शेयर करना है, जो कि कल वाले टॉपिक में, जो कि मोस्ट टेक्निकल टॉपिक है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसको डिस्कस करना है। उसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको शुरू में आइडिया दे दूं कि ये कंप्लीट साइकिल है। गौर कीजिए, दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। इसमें ये पॉजिटिव वैल्यूज है और नीचे वाली नेगेटिव वैल्यूज है। अब जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है, लेट्स से ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये फिर से वही वैल्यू 4 आ जाएगी, वही वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि वाई एक्सिस पर ये सेम पॉइंट है ना, दोनों ये भी सेम है। फिर यहाँ पर नेगेटिव -2, -4, -6, ये वंस अगेन -4, -2, फिर से 0। तो जितनी ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज है उतनी ही नीचे नेगेटिव वैल्यूज है, और सेम वैल्यूज हैं। गौर कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वैल्यूज। तो जितनी ऊपर पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। अगर ये +2 है, ये भी +2 है, तो ये -2 है, ये भी -2 है। अगर ये +4 है, ये भी +4 है, तो ये -4 है, ये -4 है। तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज उतनी ही नीचे नेगेटिव वैल्यूज। तो अगर इनका सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो जब एवरेज लोगे तो वो भी, बेटा ये MCQs आ जाया करता है, प्लीज इसको याद रखिएगा कि एक कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट साइकिल होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट का, तो उसकी एवरेज या मीन वैल्यू जब आप लेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। आप अल्टरनेटिंग करंट कह लीजिए या अल्टरनेटिंग वोल्टेज कह लीजिए, इट इज अप टू यू। समझ आ गई बात की, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।